हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, हमें अपने हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना चाहिए और अपना टाइम से भी स्टडी करना चाहिए। चलिए बच्चों, हमारा टॉपिक शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है संप्रेषण। संप्रेषण का मीनिंग, उसकी परिभाषाएं हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल कर बैठें। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व या घटक जिसे हम कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि संप्रेषण, तो संप्रेषण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से दो मनुष्यों में मानवीय संबंध स्थापित और सुदृढ़ होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि संप्रेषण के, हम कह सकते हैं कि संप्रेषण के बिना मनुष्य अपने सामाजिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमें कहीं भाई वो परिवारजनों से, आपस में पास पड़ोसियों से, या जहाँ पर भी हम जाते हैं तो बातचीत करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। हम बातचीत भी करते हैं, दूसरों के विचारों को भी सुनते हैं और अपने भावों को भी उनके सामने, अपने विचारों को भी प्रकट करते हैं। तो इस प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व निहित होते हैं बच्चों? तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि इसमें जो है बच्चों, आपके ये 5 तत्व जो हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, ये 5 तत्व मेन होते हैं। सबसे पहले कौन है हमारा बच्चों? प्रेषक, ठीक है। सेकंड है हमारा संदेश, थर्ड माध्यम, फोर्थ है हमारा ग्राही, जिसे हम प्रापक यानी संदेश को प्राप्त करने वाला, ठीक है। और लास्ट है बच्चों हमारा प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक क्या होगी, ठीक। अब हम सबसे पहले जो हमारा प्रथम तत्व है इस संप्रेषण की प्रक्रिया का, वो क्या है बच्चों? प्रेषक, ठीक है। जो प्रेषक होता है वो कौन होता है? जो संदेश को भेजता है, जो व्यक्ति संदेश को भेज रहा है। तो संदेश क्या है बच्चों? आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो संदेश को भेजने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रेषक। तो प्रेषक को भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सामाजिक प्राणी है और जो संदेश वो भेज रहा है, ठीक है, तो वो संदेश किस प्रकार का होना चाहिए? शांति वाला होना चाहिए। ऐसा संदेश जो लोगों में बच्चों प्रेम, सहानुभूति, शांति और आपसी सौहार्द को बनाए रखे। इस प्रकार के संदेश को प्रेषक को प्रेषित करना चाहिए, ठीक है। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमसे सभी अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है। अगर वो कोई व्यक्ति हमारी रेस्पेक्ट नहीं करता तो वो या हमसे गलत वर्डिंग यूज़ करता है तो हमें वो व्यक्ति कैसा लगता है बच्चों? बहुत बुरा व्यक्ति लगता है। तो ये इसका मीनिंग ये है कि जो भी व्यक्ति है जो संदेश भेज रहा है या जो भी अपने विचार रख रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से रखे। सेकंड है बच्चों हमारा संदेश, ठीक है। अब सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जो संदेश होता है वो एक उद्दीपक होता है, ठीक है, जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाले के माध्यम से किया जाता है, ठीक। प्रेषण क्या है बच्चों? भेजना, ठीक है। किस चीज को भेज रहा है? संदेश को। कौन भेज रहा है? प्रेषक, ठीक है। अगर हम शैक्षिक भाषा में संदेश का मीनिंग देखते हैं तो शैक्षिक भाषा में संदेश का मीनिंग होता है बच्चों पाठ्य वस्तु, क्योंकि अध्यापक किस चीज को पढ़ा रहा है? पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहा है। तो हमारा शैक्षिक भाषा में संदेश से जो आशय है वो पाठ्य वस्तु से होता है, ठीक है। प्रेषक ग्राही को कुछ भी सिखाने के लिए, ठीक है। प्रेषक कौन है? अध्यापक। और ग्राही कौन है यहाँ पर शैक्षिक भाषा में? छात्र बच्चों, ठीक है। कुछ भी सिखाने के लिए अपने और अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करता है जिसे वो शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है। शिक्षण का मीनिंग हम पहले फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि शिक्षण क्या होता है? अध्यापक और छात्र के बीच होने वाली बच्चों अंतःक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब अध्यापक जिस विषय वस्तु को संदेश के रूप में छात्र तक पहुंचा रहा है, जिस ज्ञान को वो छात्रों तक पहुंचा रहा है, ठीक है,
तो उसके लिए वो अपने अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों कोई डिफिकल्ट वर्ड है और टीचर उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, तो सबसे पहले उसका शुद्ध उच्चारण उसको करके दिखाता है बच्चों को। अगर उसके उच्चारण के बावजूद भी बच्चे उसे कठिन तरीके से ले रहे हैं या उसका उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यापक क्या करेगा, उसे श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा और बच्चों को उसको तोड़ करके समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसका शुद्ध उच्चारण कराते हैं बच्चे को अध्यापक, फिर उसके बाद में उसे अगर फिर भी वो मिस्टेक करता है तो उसे अन्य विधि से भी समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों। फर्स्ट टॉपिक है प्रेषक जो संदेश को भेजता है। सेकंड टॉपिक संदेश, और शिक्षण में बच्चों संदेश का मीनिंग क्या है, पाठ्य वस्तु से है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चों माध्यम, कि कौन सा माध्यम है, किस माध्यम का प्रयोग करके जो प्रेषक है वो अपने संदेश को भेज रहा है। तो जिन साधनों की सहायता से संदेश भेजा जाता है, यानी जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जिन माध्यमों का प्रयोग करके संदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, वो चीज़ कहलाती है वहाँ पर माध्यम। जैसे मान लीजिए अब मुझे आपको कोई आप मुझे मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपकी तरफ से, आपने किस माध्यम का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया मुझ तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। ठीक, तो वहाँ पे जो शिक्षक है वो किस संदेश को पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग कर रहा है, वो ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, या फिर हमें कोई चीज़ समझाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है, या यूट्यूब का प्रयोग कर रहा है, या ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहा है, किसी भी शिक्षण माध्यम का प्रयोग कर रहा है, तो वो चीज़ कहलाती है, वो सूत्र कहलाता है माध्यम। यानी जिन साधनों की सहायता से विषय वस्तु को अध्यापक छात्रों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, ग्राही। ग्राही या प्रापक जो संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, संप्रेषण की बच्चों प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं हो पाती जब तक उसमें संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मौजूद ना हो। ठीक है, मान लीजिए स्रोतों द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे ही हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता कौन होगा बच्चों, छात्र। शैक्षिक प्रक्रिया में कौन होता है बच्चों, प्राप्त करने वाला, छात्र। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे हम चलो बात करते हैं सबसे पहले छात्रों की। तो शिक्षक ने जब छात्रों को जिस किसी भी विषय की महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, किसी भी माध्यम का प्रयोग करके दी हैं, तो छात्रों को उसने कितना सिखाया है, उसमें कितना उसने ग्रहण किया है छात्र ने। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो छात्रों की भी जो सहभागिता चली है, छात्र की और शिक्षक की, ठीक, तो वहीं पर ये प्राप्त करता है कि जो अध्यापक है, अध्यापक ने किसी विषय वस्तु को पढ़ाया, किस माध्यम से पढ़ाया, और छात्र ने उस विषय वस्तु को कितना ग्रहण किया है। ग्रहण करने के बाद जो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है, ग्राही को हम और किस नाम से जान सकते हैं बच्चों, ग्रहणकर्ता कह सकते हैं, प्राप्तकर्ता कह सकते हैं, प्रापक कह सकते हैं, रिसीवर कह सकते हैं। इन नामों से भी हम उसे जान सकते हैं। और छात्र ने इस विषय वस्तु को प्राप्त कर लिया है। अब लास्ट पॉइंट हमारा जो बचता है वो बचता है प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अगर हम संप्रेषण की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण यानी प्रतिपुष्टि, वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये प्रतिपुष्टि कौन प्रदान करेगा बच्चों, छात्र। ठीक है, कैसे प्राप्त करेगा, वो कैसे प्रदान करेगा, कैसे उसे पता चलेगा कि क्या फीडबैक है बच्चों की। जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए जो पृष्ठपोषण भी दिया जाता है,
वो भी क्या होता है, फीडबैक कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रापक जो होता है, रिसीवर जो होता है, रिसीवर को समय समय पर भी प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। इससे वह संदेश के प्रति जागरूक भी रहता है और प्रतिपुष्टि से प्रापक में नए जोश का भी संचार होता है और वह प्राप्त संदेश को देखने और उसकी व्यवहारिकता के लिए भी वो प्रेरित करता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ली है, टीचर क्वेश्चन भी पूछ सकता है छात्र से, वो उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उन्होंने कितना ग्रहण किया है, इससे ये हम टीचर को पता चल जाता है। सबसे पहले जो प्रेषक है वो कौन है बच्चों, जो संदेश को भेज रहा है। ठीक है, संदेश क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में पाठ्य वस्तु है। पाठ्य वस्तु को किस माध्यम से भेजा जा रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है या श्यामपट्ट का यानी ब्लैक बोर्ड का यूज किया जा रहा है कि शिक्षण माध्यम के द्वारा मैसेज को भेजा जा रहा है। यहाँ पे ग्राही कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, छात्र होता है बच्चों। छात्र ने कितना विषय वस्तु को ग्रहण किया है, ठीक है, प्रतिपुष्टि और उस पर फीडबैक क्या है। ठीक, ये सारी चीजें इसके हमारी शैक्षिक प्रक्रिया के तत्व हैं, घटक हैं बच्चों। ठीक, आज हमें नोट किया आपने जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसके तत्व और घटक। अब हम देखेंगे बच्चों संप्रेषण के सिद्धांत। ठीक है, कि संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे। संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों वो द्विपक्षीय भी होती है, बहुपक्षीय भी होती है और कहीं कहीं पर बच्चों हम एक पक्षीय संप्रेषण भी देखते हैं। कैसे, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हम केवल प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा, एक पक्षीय होगा। ठीक है, द्विपक्षीय क्या होता है, जब हम उस पर आमने सामने होते हैं और दूसरा व्यक्ति हम मैसेज ले रहे हैं, उसे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो द्विपक्षीय भी होती है, बहुपक्षीय भी होती है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ संप्रेषण की प्रभावी संप्रेषण के लिए हम कुछ संप्रेषण सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो जो संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांत हैं वो नोट कर लीजिए बच्चों। सबसे फर्स्ट है अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। सेकंड है बच्चों सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत। थर्ड है भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। फोर्थ है बच्चों संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। फिफ्थ है उचित पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। सिक्स है बच्चों सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत और सेवन है बच्चों संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्या है हमारा अभिप्रेरणा एवं तत्परता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा क्या होता है बच्चों, हम अभिप्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया के समय संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि दोनों ही सजग हैं, तत्पर हैं और अभिप्रेरित हैं, ठीक, तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होगी वो निश्चित ही प्रभावशाली होगी। ठीक है, इसीलिए बच्चों अध्यापक कक्षा में जाकर पढ़ने के लिए छात्रों को सबसे पहले प्रेरित करता है, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करता है। ठीक, और जब बच्चे अपना विषय वस्तु में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो जब उनको विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, बच्चे रुचि लेकर पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्या है बच्चों तत्परता का सिद्धांत। तत्परता क्या है, थॉर्नडाइक के नियम अपने बाल विकास में पढ़े भी होंगे बच्चों कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, सजग हैं, ठीक है, तो उस काम को हम जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण में तत्परता का सिद्धांत क्या कहता है, तत्परता क्या कहती है कि जब शिक्षक और छात्र दोनों ही विषय वस्तु को या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, छात्र अधिगम करने के लिए और शिक्षक शिक्षण कार्य करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, ठीक, तो उस स्थिति में शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो संप्रेषण के समय यदि दोनों में से एक भी पूर्ण रूप से प्रेरित भी नहीं है, तैयार भी नहीं है, तो संप्रेषण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता। संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी और उसके प्रभाव पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।
और संप्रेषण के जो हमने उद्देश्य पूर्ण परिणाम हमें प्राप्त होने चाहिए वो भी प्राप्त नहीं होंगे। तो सबसे पहले शिक्षक और छात्र दोनों को अभिप्रेरित होना चाहिए, शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, दोनों का तत्पर भी होना और अभिप्रेरित होना आवश्यक है, तभी शिक्षण जो कार्य होगा वो प्रभावशाली होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड है बच्चों सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, उत्तम संप्रेषण के लिए सक्षमता आप समझ रहे हैं बच्चों क्या होगी, आप नोट करेंगे। भाई जो शिक्षक है, ठीक है, उसे अपने विषय से संबंधित ज्ञान एवं योग्यता में देने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, यदि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो संप्रेषण में उचित भूमिका भी नहीं निभा सकता। वो अपनी विषय वस्तु पे उसकी पकड़ होनी चाहिए, सक्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। तो उत्तम संप्रेषण हेतु संप्रेषणकर्ता में उचित योग्यता और सक्षमता का होना आवश्यक है। यदि शिक्षक अपने विषय से संबंधित ज्ञान और योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाता तो वह संप्रेषण में उचित भूमिका भी नहीं निभा सकता, और जो विद्यार्थी होते हैं वो भी विषय से संबंधित सूचनाओं और योग्यताओं के अभाव में संप्रेषण का लाभ नहीं उठा सकते। यानी जो शिक्षक है वो भी सक्षम होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और जो छात्र हैं वो भी उस विषय वस्तु को लेने के लिए सक्षम हो और योग्य हो। ठीक है, मान लीजिए हम 5th क्लास के बच्चे को, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है और हम 8th क्लास का उसको सिलेबस दे दें तो उसको क्या होगा, वो सक्षम नहीं है उसे लेने के लिए। ठीक है। थर्ड है बच्चों हमारा भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। भागीदारी, ठीक है, भागीदारी क्या है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए संप्रेषण कैसा होता है, एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया में दोनों पक्षों की भागीदारी और सहयोग होना आवश्यक होता है। ठीक है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया हमने पढ़ी है कि कक्षा में जब संप्रेषण कार्य होता है उस समय शिक्षक और छात्रों के बीच उचित अंतःक्रिया के द्वारा ही संप्रेषण की भागीदारी निभाई जाती है। ठीक है, संप्रेषण में जितनी अधिक भागीदारी होगी बच्चों उतना ही शिक्षण कार्य प्रभावशाली होगा, संप्रेषण उतना ही उत्तम होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ है हमारा संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धांत। संप्रेषण सामग्री, तो संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता क्या है बच्चों, संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान आप ध्यान रखेंगे कि संप्रेषणकर्ता के द्वारा संप्रेषित की हुई यानी शिक्षक में यदि उपयुक्त, नोट करेंगे आप इस चीज को कि संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान संप्रेषणकर्ता द्वारा संप्रेषित की जाने वाली सामग्री की उपयुक्तता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। देखिए मान लीजिए कोई शिक्षक है, ठीक है, उसमें योग्यता भी है, डिग्रियां भी उसके पास हैं, लेकिन उसमें एक जो संप्रेषण कौशल होने चाहिए वो नहीं है। ठीक, अधिगम अनुभवों का आवश्यक ज्ञान भी नहीं है, तो संप्रेषण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर बात होती है बच्चों संप्रेषण सामग्री का जो उद्देश्य है उपलब्ध संप्रेषण परिस्थितियों एवं माध्यम में मेल खाते हो, यानी विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमताओं और ज्ञान के आधार पर ही उन्हें विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाए। तो संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता भी संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जो सामग्री वहां पे दी जा रही है, सामग्री का मतलब बच्चों पाठ्य वस्तु से है, विषय वस्तु से है, उसकी कितनी उपयुक्तता है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो छात्रों को दी जा रही है। तो संप्रेषण सामग्री की उपयुक्तता भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाती है। नेक्स्ट है बच्चों उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत। उचित पृष्ठपोषण क्या है बच्चों, जब संप्रेषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति से उचित फीडबैक प्राप्त नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, ठीक है, तो कहानी सुनते हुए आप जिज्ञासु नहीं है, उसमें मुझे उचित फीडबैक नहीं मिल रही है, मैं कहानी कह रही हूँ, आप अपनी बातों में बिजी हो रहे हो, तो क्या होगा,
वहाँ पे उचित तालमेल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, दादी नानी कहानी सुना रहे हो तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा दादी आगे क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं बीच बीच में क्वेश्चन कि ठहरो मैं अभी बताती हूँ। तो वही बच्चों क्या है, उचित पृष्ठपोषण। ठीक है, अब यहाँ पे हम कक्षा संप्रेषण के समय यदि अध्यापक पढ़ाई जाने वाली सामग्री की प्रभावशीलता के संबंध में छात्रों के द्वारा उचित भागीदारी, रुचि और पृष्ठपोषण को प्राप्त करता है, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। तो बच्चों, उचित पृष्ठपोषण का होना भी संप्रेषण में आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। सहायक और बाधक तत्व क्या होते हैं बच्चों? जैसे विभिन्न कक्ष के, देखिए, जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, वे संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे इन परिस्थितियों में कारकों का संबंध संप्रेषणकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों से ही होता है। कभी ये कारक सहायक भी हो सकते हैं और कभी ये कारक जो होते हैं बच्चों वो बाधक भी हो सकते हैं। सहायक के रूप में क्या होता है, जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संप्रेषण में अंतःक्रिया में सहायता पहुंचाते हैं, और जबकि बाधक के रूप में वो बाधक तत्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ और बाहर से डीजे की आवाज़ आने शुरू हो जाए या फिर लाइट चली जाए। ठीक है, सर्दी है तो वहाँ पे खिड़कियाँ बंद नहीं है, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, तो वो भी पढ़ाने में क्या करेगी बच्चों, समस्या उत्पन्न करेगी। ठीक है, या फिर जब शोरगुल हो रहा है तब भी हम नहीं पढ़ा सकते। तो जो ये सहायक तत्व होते हैं ये भी संप्रेषण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रेषण माध्यम की उपयुक्तता का सिद्धांत। संप्रेषण माध्यम संप्रेषण कर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य जो कड़ी होती है उसे जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। ठीक है, माध्यम कैसे, संप्रेषण माध्यम जितना अधिक उपयुक्त और सशक्त होगा, संप्रेषण भी उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। और जहां इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध या अनुपयुक्तता आ जाएगी, संप्रेषण की प्रभावशीलता का स्तर भी बच्चों गिर जाएगा। ठीक है, कक्षा में देखिए आप, एक अध्यापक को शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे, संप्रेषण में निरंतरता को प्रभावपूर्ण और सजीव बनाने के लिए दृश्य, श्रव्य या अन्य साधनों का और माध्यमों का प्रयोग बच्चों शिक्षक करता है। तो जब जिन माध्यमों के प्रयोग से उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो सकता है, तो शिक्षक उन्हीं माध्यमों का प्रयोग करके उनकी उपयुक्तता को देखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे बच्चों। अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कोई कमेंट दें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।